दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब भी फार्मर्स फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तब या तो वो अपनी उगाई हुई सब्जियों को वेस्ट कर देते हैं या उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन क्यों? इसका मेन रीज़न है फ्रस्ट्रेशन। किसान अपनी सब्जियों को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। और जब ये किसान अपनी सब्जियों को बेचने जाते हैं मार्केट में तो इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इतने ही रुपए मिलेंगे, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। और किसानों को सबसे कम पैसे ऑफर किए जाते हैं। और जब किसानों को इतना कम पैसा मिलता है इनके प्रोड्यूस का तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर बोलते हैं हमें बेचना ही नहीं है, इससे अच्छा हम इन्हें फेंक दें। और ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1945 में गुजरात के डेयरी फार्मर्स के साथ। जब वो अपने दूध को बेचने जाते हैं मार्केट में तब मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं इतने ही रुपए मिलेंगे, लेना है तो लो वरना जाओ। इसके बाद सारे फार्मर्स मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ते हैं और लग जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 72,000 करोड़ रुपीस था, जिसे आज हम सब जानते हैं, अमूल। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, सब आइटम है असली बटर के साथ, अमूल बटर। दोस्तों ये बात है अर्ली 1940s की, जब अमूल का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त एक कंपनी जिसका बटर बहुत पॉपुलर था इंडिया में, इस कंपनी का नाम था पॉल्सन। पॉल्सन कंपनी का बटर इतना पॉपुलर था कि लोग बटर का नाम लेने की जगह पॉल्सन का नाम लेते थे। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी पेस्टन जी एडल जी के द्वारा। स्टार्टिंग में यह कंपनी कॉफ़ी ग्राइंडिंग करती थी। उस वक्त ब्रिटिश राज का ज़माना था। ज़्यादातर कस्टमर होते थे उस वक्त या तो वो ब्रिटिशर्स होते थे या तो उस वक्त के इंडियन अमीर लोग होते थे। शुरुआत में इस कंपनी की कॉफ़ी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन जब पेस्टन जी एडल जी को पता चला कि ब्रिटिश आर्मी को बटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी, तब पेस्टन जी एडल जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक डेयरी सेटअप करी। उसके बाद पॉल्सन ने बहुत कमाई करी अपने बटर ब्रिटिश आर्मी को बेचकर। लेकिन उसी वक्त गुजरात के किसान बड़ी मुश्किलों में थे, भूखमरी, प्लेज, टैक्सेस, इन सब की वजह से। फिर भी पॉल्सन ने बहुत मुनाफा कमाया। उसके बाद पॉल्सन कंपनी ने आनंद में एक हाईली ऑटोमेटेड डेयरी सेटअप करी और उसका पॉल्सन बटर बहुत पॉपुलर बन चुका था इंडिया के घरों में भी। साल 1945 में बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, बॉम्बे मिल्क स्कीम। उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र कंबाइन बॉम्बे हुआ करता था और कुछ ऐसा दिखता था जिसे बॉम्बे स्टेट बोला जाता था। इस बॉम्बे मिल्क स्कीम में दूध को कायरा से बॉम्बे लेकर आना था, जिसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर था। और इस काम को करने के लिए कंपनीज ने बिडिंग करी और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट पॉल्सन को दिया गया। उसके बाद पॉल्सन ने यहाँ से भी खूब कमाई शुरू कर दी, लेकिन ये मुनाफा फार्मर्स तक नहीं पहुँचता था। गुजरात के किसानों को अभी भी मिल्क एक फिक्स्ड प्राइस में बेचना पड़ता था और वो प्राइस बहुत कम होता था। 1945 में सारे किसान मिलकर सरदार पटेल के पास गए और अपनी बात समझाई। इसके बाद सरदार पटेल ने कहा सभी किसान एकजुट होकर लड़ो। सरदार पटेल का आइडिया था कि फार्मर्स को खुद का एक कोऑपरेटिव बनाना चाहिए जिसमें उनका खुद का एक पेस्चराइजेशन प्लांट होना चाहिए, जिससे किसान खुद अपना मिल्क सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार किसानों के इस कोऑपरेटिव से डायरेक्टली दूध खरीदेगी। सरदार पटेल ने सजेस्ट किया किसानों को फिर स्ट्राइक कर लो, दूध बेचना ही बंद कर दो। ऐसा करने से कुछ लॉस उठाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। अगर सब मिलकर दूध ही बेचना बंद कर दोगे मिल्क कॉन्ट्रैक्टर को, तो मिल्क कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई रास्ता नहीं होगा। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट होती है कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की। ये कोऑपरेटिव सिर्फ कायरा के किसानों का था। कोऑपरेटिव ब्रिटिश इंडिया के सरकार के सामने डिमांड रखती है हमसे डायरेक्ट मिल्क खरीदो, और जैसा सोचा था ब्रिटिश इंडिया ने मना कर दिया और फिर किसान स्ट्राइक पर उतर जाते हैं। फिर नतीजा बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह से बंद हो जाती है। 15 दिन के बाद बॉम्बे के मिल्क कमिश्नर कायरा जाते हैं और फार्मर्स की डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद सक्सेस की पहली झलक दिखती है किसानों को। त्रिभुवन दास पटेल कहते हैं ये कोऑपरेटिव सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुली होगी। इसमें लोगों का धर्म नहीं देखा जाएगा, लोगों की जाति नहीं देखी जाएगी। शुरू में जब त्रिभुवन दास पटेल ने इसकी शुरुआत करी तब सिर्फ 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को रजिस्टर्ड किया गया 6 महीनों बाद। फिर 15 अगस्त 1947
इंडिया को अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलता है। टाइम के साथ साथ ये कोऑपरेटिव बढ़ता गया और 1948 के एंड तक 432 फार्मर्स इसमें इंक्लूड हो चुके थे। उसके बाद आते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से अमेरिका जाकर पढ़ाई करी। जब ये वापस लौटे तब गवर्नमेंट ने इनसे कहा, सरकारी स्कॉलरशिप पर पढ़े हो तो सरकार के लिए कुछ तो करना होगा। ये सरकार की तरफ से एक बॉन्ड थी, इनको ये सुननी पड़ी। फिर गवर्नमेंट ने इनको ऑफिसर बना दिया डेयरी डिवीजन का मई 1949 में। इन्हें आनंद में बटर मेकिंग फैसिलिटी में भेज दिया गया 350 रुपए की सैलरी पर। उस वक्त इनका एक ही मकसद था, जल्दी से अपनी ये बॉन्ड पूरी करके यहाँ से निकलना। लेकिन एक दिन ये त्रिभुवनदास पटेल से मिलते हैं, जो बड़े जोश से काम कर रहे थे अपनी कोऑपरेटिव को बिल्ड करने के लिए और पॉल्सन कंपनी को बीट करने के लिए। त्रिभुवनदास पटेल अक्सर उनसे पूछा करते थे जब भी उन्हें इक्विपमेंट प्रॉब्लम आती, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन बार बार ये इक्विपमेंट ठीक करते करते थक चुके थे और उन्होंने बोला, अब तुम एक नया प्लांट खरीद लो। त्रिभुवनदास ने बोला, यह एक अच्छा आइडिया है, और फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी से एक नया प्लांट खरीद लेते हैं। जिस वक्त इनकी इक्विपमेंट आनी थी उस वक्त डॉक्टर कुरियन को पता चला कि उनका बॉन्ड पूरा हो चुका है। जब त्रिभुवनदास को पता चलता है तो वो डॉक्टर कुरियन को रोकने की कोशिश करते हैं। काफी बोलने के बाद डॉक्टर कुरियन रुक जाते हैं और फिर अगले साल डॉक्टर कुरियन को कोऑपरेटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया जाता है 1953 में। बॉम्बे मिल्क स्कीम इतना दूध ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। इतना दूध का क्या किया जाए? इसके बाद उस एक्स्ट्रा दूध का मिल्क पाउडर बनाने का फैसला होता है। जब यह डिसाइड किया जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनेंगे तो अब एक ब्रांड नेम की जरूरत थी, और 1957 में लैब में काम करने वाले केमिस्ट नाम सजेस्ट करते हैं अमूल। ये वर्ड इंस्पायर है अमूल्य से, जिसका मतलब है प्राइसलेस, और अमूल का फुल फॉर्म भी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बनता है। और अब अमूल भी अपना बटर बनाता है, लेकिन पॉल्सन के बटर के मुकाबले अमूल का बटर नहीं चलता, क्योंकि अमूल का बटर वाइट था और पॉल्सन का बटर येलो था। पॉल्सन बटर गाय के दूध से बनाता था, जिसकी वजह से ये येलो होता था, और पॉल्सन का बटर थोड़ा नमकीन भी होता था। और दूसरी तरफ अमूल का बटर वाइट और नमकीन भी नहीं होता, तो लोग पॉल्सन का बटर ज़्यादा यूज़ करते थे। लोगों को लगता था ये बटर नहीं है। इसके बाद अमूल ने भी अपने बटर में नमक डालना शुरू कर दिया और कलर भी ऐड करना शुरू कर दिया। इस बात से डॉक्टर कुरियन खुश नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने भी रियलाइज़ किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ अमूल का बटर पॉल्सन के बटर को पीछे छोड़ता चला गया, और फिर एंट्री होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अमूल गर्ल से। ये जो अमूल गर्ल है ये आज के वक्त बहुत पॉपुलर है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रनिंग आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में। इस गर्ल को साल 1966 में सिल्वेस्टर डा कुनिया ने बनाया था। यह अमूल की तरफ से एक स्ट्रेटेजी थी पॉल्सन की गर्ल के सामने। जैसा आज की अमूल बटर गर्ल है, वैसा उस वक्त पॉल्सन बटर गर्ल थी। पॉल्सन अमूल के सामने ऑलरेडी वीक हो चुका था, लेकिन पॉल्सन को अपना डेयरी बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। सरकार ने पॉलिसी में कहा डेयरी सेक्टर सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए रिजर्व्ड रहेगा। साल 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है। इसके बाद साल 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट बनाया जाता है, और इसकी वजह से इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बन जाता है। ये सक्सेस सिर्फ अमूल की नहीं बल्कि पूरे देश की सक्सेस है। इस कोऑपरेटिव ने पूरी कंट्री को मिल्क सरप्लस बना दिया, लाखों किसानों को पॉवर्टी से निकाला, और डॉक्टर कुरियन ने अमूल को प्रोटेक्ट भी किया बाकी कॉरपोरेट से। आज के टाइम तक इस कंपनी कोऑपरेटिव को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया गया। इस कोऑपरेटिव के ओनर फार्मर्स ही है। 80% रेवेन्यू फार्मर्स के पास ही जाता है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।